रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। जैसा कि दोस्तों मैंने कल आप लोगों से पूछा भी था, आप लोगों से कहा भी था कि मैं एक न्यूज़ चैनल बना रहा हूं क्योंकि इस समय देश और दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, तो सारी खबरों को यहाँ पर अपडेट दे पाना उसका मुश्किल होता है। अब एक तरीके से आपसे जुड़े हुए हैं तो अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने एक चैनल बनाया है शावेज़ मलिक ऑफिशियल नाम से। उस चैनल का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है जहां पर ईरान और इजराइल से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं। लेकिन दोस्तों बात करेंगे क्राइम की कहानी की, तो क्राइम की कहानियाँ मैंने आप लोग को बहुत ज़्यादा सुनाई हैं और इन कहानियों के अंदर अलग अलग किस्से, अलग अलग कहानियाँ देखने को मिली है। ज़्यादातर जो क्राइम की कहानियाँ होती हैं उसमें रिश्ते, नाते और जो इंसानियत होती है उसको पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अवैध संबंध आखिरकार किस वजह से बनते हैं और इंसान जब अवैध संबंधों के रास्ते पर चलता है तो वो क्यों क्राइम करने लग जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी आए दिन देश और दुनिया के अंदर कुछ इस तरीके की वारदात होती हैं जिससे रिश्ते नाते शर्मसार होते हैं और कुछ ऐसी घटनाएं निकल के आती हैं जो पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बन जाती हैं। दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर रिश्ते भी हैं, नाते भी हैं और उसके बाद में कत्ल भी है, मोहब्बत भी है। ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से इस पूरे इंसिडेंट के अंदर समाई हुई हैं। जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे दोस्तों तो आप लोग वाकई अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार से और इसी बिहार के अंदर एक ज़िला लगता है समस्तीपुर ज़िला। समस्तीपुर ज़िले की बात करें तो इससे पहले मैंने आप लोग को समस्तीपुर की अनगिनत कहानियाँ सुनाई हैं और इसी समस्तीपुर के अंतर्गत एक थाना आता है मोहिउद्दीन नगर थाना। बात कर रहा हूँ मैं 30 मार्च साल 2023 की। इसी 30 मार्च साल 2023 को मोहिउद्दीन नगर थाने के एक गांव से एक फ़ोन मोहिउद्दीन नगर थाने में आता है और बताने वाला बताता है कि साहब इसी गांव में रहने वाली एक महिला की किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में उसका सर कुचलकर उसकी हत्या कर दी है। अब जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुँचती है। लेकिन दोस्तों इस घटना को मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ तो इसमें नाम सारी चीज़ें हाइड रखी जाएंगी क्योंकि इस घटना के अंदर जो दो क्रिमिनल हैं वो दोनों के दोनों नाबालिग हैं। तो ऐसे में जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस डेड बॉडी को देखती है। डेड बॉडी को देखने के बाद में डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है एंड कस्टडी में लेने के बाद में इस डेड बॉडी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जिस महिला की मौत हुई थी उसके पति से पूछताछ की जाती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी से कोई पुरानी रंजिश हो, किसी से झगड़ा हो, किसी से कोई दुश्मनी हो, किसी से कोई पैसे का लेन देन हो जिसने दुश्मनी में आकर तुम्हारी पत्नी का कत्ल कर दिया हो। या फिर पुलिस इस एंगल पर भी छानबीन शुरू करती है कि तुम्हारी पत्नी कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ में उसकी ज़्यादा नज़दीकियाँ हों, किसी के साथ में ज़्यादा उठना बैठना हो। तो जो पति होता है बेचारा कहता है कि साहब ना तो हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, ना हमारी किसी के साथ में कोई गहरी दोस्ती है, ना किसी से कोई पैसों का लेन देन है और मेरी पत्नी तो बहुत सीधी सादी महिला थी, तो उसका किसी से कोई ना नज़दीकियाँ थी, ना दूरियाँ थी, ना किसी के साथ में उसका उठना बैठना था, तो भला कौन मेरी पत्नी की हत्या करेगा। लिहाजा इस महिला के पति के जो बयान थे ये पुलिस लिखती है, साथ के साथ में इसकी बेटी भी होती है, उस बेटी के बयान भी लिखवाए जाते हैं। अब दोस्तों पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन शुरू करती है। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। 1 से 2 दिन का समय गुजर जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि इस महिला के सर पर किसी भारी भरकम चीज़ से वार किया गया है और उसके बाद में इस महिला की मौत हुई है। अब ये चीज़ें तो पहले ही देखने में क्लियर हो चुका था कि महिला की हत्या की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से और ज़्यादा वाज़ेह तरीके से पता चल गया कि इसके सर पर वार करके हत्या की गई है। लिहाजा पुलिस अब इस पूरे मामले में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाती है। उसके बाद में पुलिस जो थी वो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। यानी 30 मार्च की सुबह को पुलिस को फ़ोन पहुंचा था, यानी हत्या जो है वो 29 मार्च को की गई थी, 29 मार्च की रात को। तो पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि इस मोहल्ले में किसी ऐसे व्यक्ति को आते जाते देखा गया हो जो संदिग्ध लगा हो, या फिर रात बरात किसी को भागते देखा, किसी की आहट सुनी। तो मोहल्ले पड़ोस के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब अमूमन हमारे गांव के अंदर लोग 8 से 9 बजे के आसपास सो जाते हैं। गाँवों के अंदर वैसे ही 9 बजे के आसपास लगभग लोग सो ही जाते हैं। शहर के अंदर भले ही 12 से 1 बज जाता है, लेकिन गाँवों के अंदर अभी भी ये रिवाज है कि वहाँ के लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, और ये एक अच्छी चीज़ भी है, अच्छी पहल भी है।
लिहाजा उसके बाद में जब पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर लेती है तो वहाँ से भी पुलिस को कुछ मिलता नहीं है ख़ास। उसके बाद में पुलिस उस घर को बहुत ही बारीकी से चेक करती है। क्लियरली पुलिस को ये दिखाई पड़ता है कि इस घर के अंदर कोई भी फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई है। अब ये सारी चीज़ें पुलिस के पास थीं, लेकिन पुलिस आखिरकार इस पूरे मामले में करे क्या, क्योंकि पुलिस के पास ना तो कोई सबूत है और ना कोई ऐसा क्लू पुलिस को मिल रहा है कि जिससे जो हत्या हुई है उस हत्या का कोई ऐसा राज जो खुल सके। लिहाजा पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में अब एक तरीके से टेक्निकल टीमों का सहारा लेती है। इस घर के अंदर जितने भी मोबाइल नंबर थे उन सारे ही मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। उन सारे ही मोबाइल नंबर की इधर कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, इधर पुलिस इस गांव के अंदर अपने मुखबिर भी एक्टिव करती है। अब पुलिस ने जब इस गांव के अंदर अपने मुखबिर एक्टिव किए थे तो वो मुखबिर जो होते हैं पुलिस को कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि पुलिस का जो शक था एक व्यक्ति के ऊपर, वो शक कहीं ना कहीं यकीन में बदल जाता है। लेकिन अभी भी पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि पुलिस ने इस महिला के पति के अलावा उसके आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की थी। इसमें कई को पुलिस ने संदिग्ध माना था, लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर पुलिस को ज़्यादा शक था। लेकिन शक के आधार पर उसे गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता था। दरअसल वो जो व्यक्ति था वो कोई और नहीं था बल्कि मृतक महिला का भतीजा था। अब भतीजे के ऊपर पुलिस को शक तो था, लेकिन उधर मुखबिर भी भतीजे के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि भतीजे ने कत्ल किया है, लेकिन अभी भी पुलिस पुख्ता नहीं थी। लेकिन उसके बाद में पुलिस अब इस भतीजे की और इस घर के सारे नंबर्स की जो कॉल डिटेल्स निकलवाई थी पुलिस ने, उसमें पुलिस को बड़ा ही अजीब कुछ मिलता है। अब जैसे ही उस कॉल डिटेल्स में पुलिस को कुछ अजीब कुछ ऐसा मिलता है कि जिससे इस राज से पर्दा उठाया जा सके, तो उसके बाद में पुलिस उस भतीजे को उठा लेती है। एंड उठाने के बाद में उसे पुलिस थाने लेके जाती है। पुलिस थाने ले जाने के बाद में अब उससे पूछताछ करती है। और दोस्तों जब इस भतीजे से पूछताछ की जाती है तो भतीजा पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है। वो कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, लेकिन पुलिस को अब जो शक था उसका वो यकीन में बदल चुका था और हत्या किसी और ने नहीं, उस भतीजे ने ही की थी। अब उसने अपनी चाची की हत्या क्यों की थी ये तो पुलिस उसके ही मुँह से जानना चाहती थी। लेकिन जो भतीजा था शायद ये बहुत ही पक्के दिल का था। ये पुलिस के सामने किसी भी तरीके से अपने राज को खोल नहीं रहा था, लेकिन पुलिस को पक्का यकीन था कि कातिल यही है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस इसके ऊपर सख्ती दिखाती है। और दोस्तों जब पुलिस इसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये पुलिस की सख्ती के सामने ज़्यादा देर ठहर नहीं पाता है। उसके बाद में ये पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में दोस्तों ये जो कहानी सुनाता है वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। दरअसल ये जो लड़का था, ये लड़के को मोहब्बत हो गई थी। इसकी आंखें चार हो गई थीं और ये एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करने लगा था जिसके बगैर ये जीना नहीं चाहता था। उसके साथ में जीना चाहता था, उसी के साथ में ही मरना चाहता था। अब पुलिस इससे पूछती है कि तुमने अपनी चाची की हत्या क्यों की। तो ये जो लड़का है ये बताता है कि दरअसल साहब कुछ साल पहले की बात है, मेरी जो चाचा की बेटी यानी मेरी चाची की जो बेटी है, मेरी चचेरी बहन, उसके साथ में मुझे मोहब्बत हो जाती है। अब हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। धीरे धीरे हम लोग फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर चैट करने लगते हैं। उसके बाद में वीडियो कॉल्स पर भी हम लोग बातचीत करते हैं। वीडियो कॉल्स पर जब बातचीत होती है तो बातचीत रोमांटिक भी होती है। कुछ इस तरीके से बातचीत भी होती है जो मैं आप लोग को यहाँ पर नहीं सुना सकता, जो शायद आप सुन भी नहीं सकते। और लगातार इनकी जो बातचीत का सिलसिला है ये महीनों तक चलता रहता है। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में कुछ इस कदर पागल हो चुके थे कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन अब करें तो करें क्या, रिश्ता भी ऐसा है कि घर परिवार वालों से इस रिश्ते के बारे में बात नहीं की जा सकती। लेकिन दोनों को एक दूसरे की लत इस कदर लग चुकी थी कि जब भी घर के अंदर कोई नहीं होता ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलते, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते और समय यूं ही गुजरने लगता है। अब दोस्तों जब एक बार इन्होंने शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया तो उसके बाद अब इनको चैन और सुकून नहीं था। अब जब कभी भी इन्हें मौका मिलता उसी समय ये लोग शारीरिक संबंध बनाते। लेकिन अब इनके दिल में, इनके जहन में ये डर था कि इसी तरीके से शारीरिक संबंध हम लोग कब तक बनाते रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी चचेरी बहन की शादी किसी और के साथ में हो जाए और मेरी किसी और के साथ में हो जाए। लेकिन यही सारी चीज़ें ये दोनों चाहते नहीं थे। उसके बाद में ये लोग फैसला करते हैं और फैसला ये करते हैं कि हम लोग मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। उसके बाद में ये दोनों घर वालों से चोरी चुप के मंदिर पहुंचते हैं एंड वहाँ पे जाने के बाद में ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में वापस घर में आ जाते हैं। लेकिन इस बारे में इन्होंने कानो कान किसी को भनक भी नहीं होने दी थी कि हम दोनों ने शादी कर ली है। अब दोनों दोस्तों ये एक दूसरे के साथ में पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं, यानी लोगों की नज़रों में ये सिर्फ भाई बहन थे और रात को ये पति और पत्नी बन जाया करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ में इसी तरीके से फिजिकल होते, इसी तरीके से सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जैसा कि हर कहानी में होता है वो इस कहानी में भी हुआ। एक कहावत जो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती और इनका जो एक तरीके से जो मोहब्बत का जो जाम था ये छलकने लगता है।
और इस बात की खबर इस लड़के के चाची को लग जाती है, यानी उस लड़की की माँ को। जब उसको इस बात की खबर लगती है तो वो अपनी बेटी को इस बारे में बहुत ज़्यादा समझाती है, उसको डांटती है, डपटती है, लेकिन बेटी के ऊपर इन सारी बातों का असर नहीं था। उसकी माँ की जो बातें थीं शायद उसके लिए फजूल थी। उसके बाद में उसकी माँ सोचती है कि आखिरकार उसे इस सब से कैसे आज़ाद किया जाए, क्योंकि अगर ये बातें समाज में निकलेंगी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। उसके बाद में वो जो माँ थी अपनी बच्ची को अपने भाई यानी लड़की के मामा के घर भेज देती है। कुछ दिन तक वो वहाँ रहती है, उसके बाद घर वापस आती है। वापस आती है तो अपनी माँ को दुश्मनों की तरह देखने लगती है। अब माँ जो थी वो फैसला करती है कि एक मामा के यहाँ रह के आ गई, अब दूसरे मामा के यहाँ भेजती हूँ। लेकिन लड़की ने इस बारे में पहले ही अपने पति से यानी अपने बॉयफ्रेंड से सारी चीज़ें बता दी थी कि उसकी माँ जो है वो इसे इस घर पे रहने ही नहीं देना चाहती है। उसने कुछ दिन तक मेरे उस मामा के यहाँ भेजा, अब दूसरे मामा के यहाँ भेजने की बात कर रही है। ये बातें कहीं ना कहीं इस लड़के को नागवार गुजरती हैं। उसके बाद में ये दोनों हत्या की प्लानिंग करते हैं और 29 मार्च साल 2023 की रात को ये लोग सिलबट्टे से उस महिला के सर को चलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में जो लड़का था वो वहाँ से 9-11 हो जाता है और जब पुलिस तक ये बात पहुँची और इन दोनों का जब नाम खुला तो ये दोनों सुसाइड करने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में न्यायालय में इन्हें पेश किया गया और उसके बाद में इन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है और जो भी धाराएं होंगी उसके हिसाब से इनको सज़ा मिलेगी। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक ही घर में रहने वाले एक चचेरी बहन है और एक ताऊ का लड़का है, इन दोनों के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात हो जाते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों शादी करते हैं चोरी चुपके। लेकिन परिवार वाले जब सोचते हैं कि इनको इस रिश्ते से अलग कर देना चाहिए तो उसी समय ये लोग कत्ल की साजिश रखते हैं। आखिरकार इतनी हिम्मत कोई कैसे ला सकता है? ये सारी चीज़ें बताना आप लोग को इसलिए ज़रूरी है कि दोस्तों अवैध संबंधों में इंसान कत्ल तो करता है, लेकिन आने वाले फ्यूचर की उसे शायद परवाह नहीं होती और किस तरीके से उसका जो फ्यूचर होता है ये क्राइम में और अवैध संबंधों में तबाह बर्बाद हो जाता है। तो आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं इसमें धीरज सिंह लिखते हैं, जय श्री राम मलिक भाई, आज की कहानी बहुत अच्छी थी, आपकी तबीयत का ख्याल रखें भैया जी, टाइम मौसम चेंज हो रहा है इसलिए अपनी तबीयत का ख्याल रखें। तो धीरज सिंह जी शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार हैं लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, कहानी बहुत बढ़िया है, तो शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं आप, शुक्रिया दिनेश कुमार जी। हार्ट बनाते हैं, मंसूरी भाईजान जी हार्ट बनाते हैं, साजिदार जी ने हार्ट बनाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज कुमार लिखते हैं, पति पत्नी के बीच में यदि कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो परिणाम ऐसा ही होता है। तो अनुज जी आपका शुक्रिया अनुज कुमार जी। उसके बाद में मंसूरी भाईजान लिखते हैं, मलिक भाई साहब देवर भाभी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, लेकिन भाई मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, आपकी बात से मैं सहमत करता हूँ। स्माइलिंग वीवर है लिखते हैं, भाईजान आपका वीडियो अच्छा होता है लेकिन मज़ा नहीं आता, कम से कम केस की फ़ोटो वीडियो कुछ तो दिखाओ। तो स्माइलिंग वीवर जी जो मैंने सेकंड चैनल बनाया है जिसको शायद आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है, हिंदी डॉक्यूमेंट्री नाम से, उसमें इमेज फ़ोटोज़ सारे डाले जाते हैं और यहाँ पर बिना इमेज फ़ोटोज़ की कहानी सुनाई जाती है, क्योंकि कहानी बहुत लंबी बहुत ज़्यादा विस्तार से होती है। उसके बाद में राजा सोलंकी लिखते हैं, लव यू मलिक भाई, नाइस स्टोरी, कहानी भाई सुपर है। और भाई पराकर भाई का क्या हुआ है भाई? तो भाई पराकर भाई जो है वो अभी थोड़ा सा बिजी हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में हैं, बहुत जल्द लौट के आएंगे। मेरी उनसे कल ही बात हुई थी तो वो कह रहे हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ लेकिन बहुत जल्द वापस आऊँगा। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको मेरा प्यार कहना। मोहम्मद जोरे से लिखते हैं, आपकी बात, अपनी सेहत का ख्याल रखें और हाँ आप चैनल बनाएं जिसमें दुनिया में चल रहे न्यूज़ सुनाने को मिले। तो मोहम्मद जोरे जी मैंने चैनल बना लिया है, उसका लिंक मैं आज कम्युनिटी पे पोस्ट किया हूँ तो आप जाके ज़रूर देख लेना। मंसूरी भाईजान आगे लिखते हैं, मलिक साहब सलामत रहें। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? अपनी सेहत का ख्याल रखें, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हार्ट बात शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आपका शुक्रिया। श्रेयन शर्मा लिखते हैं, मलिक साहब स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शुक्रिया आपका। इके खान लिखते हैं, आज के ज़माने में दोस्तों से ही ख़तरा रहता है, इके खान जी शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, गुड जॉब भाई, तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। उसके बाद में शाहिद खान लिखते हैं, फिर भी बहुत प्यारी आवाज़ लग रही है, तो शुक्रिया आपका शाहिद जी। मोहम्मद रियाज लिखते हैं, नाइस स्टोरी एंड टेक केयर योर सेल्फ, होप यू विल फाइन सून, थैंक्स। तो भाई मोहम्मद रियाज जी आपकी दुआओं का नतीजा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, शुक्रिया। एक खान लिखते हैं, दोस्तों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, तो एक खान जी शुक्रिया। स्माइलिंग वीवर लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? बिग फैन भाईजान, लव यू, ऑल द बेस्ट। तो स्माइलिंग वीवर जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में शोएब अली लिखते हैं, भाई तेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है। जी भाई शोएब अली जी, तबीयत किसी की भी ख़राब हो सकती है, अगर मेरी ख़राब रहती है तो मैं दुआ करता हूँ कि आपकी कभी ख़राब ना हो। उसके बाद में कटवा प्रदीप जी अपना कमेंट्स करते हैं, तो कटवा प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे।
आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।